हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला हिंदी। आई होप आप सभी की जो स्टडी है वह बहुत अच्छी चल रही होगी और ऐसे स्टूडेंट जो कि 2023 में नहीं बल्कि 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये पीवाईक्यू सीरीज काफी हेल्पफुल होगी क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन का नेचर समझ में आता है। तो अभी तक हमने ज्योग्राफी के 3 पार्ट्स देखे, ज्योग्राफी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। तो इसके हमने 3 पार्ट्स में काफी सारे क्वेश्चंस देखे, किस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे, क्या डेप्थ है किसी पर्टिकुलर टॉपिक की। और इकोलॉजी एनवायरमेंट का पार्ट 1 एंड 2 है ना, आज हम पार्ट 3 है, इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम पॉलिटी की बात करेंगे, देखेंगे कि पॉलिटी में कितने क्वेश्चंस आए, कहाँ से क्वेश्चंस आए, किन टॉपिक से जो है ज्यादा क्वेश्चन आए। हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा जो एनालिसिस है वह बताया है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हैं, पिछले 5 वर्षों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, किन टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। तो सेम यही हमने ज्योग्राफी में किया था, यही हमने इकोलॉजी एनवायरमेंट में किया। इवन इकोलॉजी एनवायरमेंट में मैंने आपको काफी सारे जो टॉपिक्स है, इवन जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको पार्ट 1 में बताए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा पार्ट 1 देख लेना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं पीवाईक्यू। और 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटाट से, ठीक है। क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास, इसकी परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में है। भारत में पहली बार जो बैगा जनजाति है उसे पर्यावास के अधिकार दिए गए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास का अधिकार आधिकारिक रूप से निर्णय और उसकी घोषणा करता है। याद रखना कि यहां पर ये जो घोषणा करेगा ना, वो पर्यावरण मंत्रालय नहीं करेगा बल्कि ये जनजातीय कार्य मंत्रालय है, ठीक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसके द्वारा ये जो घोषणा है वह की जाती है और इस तरह के जो क्षेत्र है उसको देखा जाता है। तो जो थर्ड है स्टेटमेंट वह इसमें गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का मतलब होता है वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत, मतलब ऐसे एरिया जिसमें आप बिल्कुल आपको एकदम से छोड़ देना है, मतलब उन एरिया में किसी भी तरह का जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है ये सारी चीजें नहीं होंगी, है ना। तो यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम में जो परिभाषा दी गई है उसी परिभाषा को यहाँ मैंने लिखा है कि राष्ट्रीय, चाहे हम नेशनल पार्क्स की बात कर ले या फिर हम सेंचुरीज की बात कर ले, ऐसे क्षेत्र के रूप में इसको परिभाषित किया गया है जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित भी किया जाएगा और अधिसूचित भी किया जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये जो एरिया है वे किसके द्वारा नोटिफाई किए जा रहे हैं, केंद्र के द्वारा, ठीक है। और वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से अक्षत रूप में इनको रखा जाना आवश्यक है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो हाँ, हमेशा ये जरूर देखो कि पर्टिकुलर जो भी आप एनवायरमेंट में पढ़ रहे हो, कोई भी योजना है, कोई भी प्रोजेक्ट है, किस मिनिस्ट्री ने, या फिर अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसको कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। थ्री स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है विश्व की सर्वाधिक जो प्रवाल भित्तियां है, जो प्रवाल है, जो कोरल्स है, वह उष्ण कटिबंधीय सागरों में मिलते हैं। यहाँ अगर शीत कटिबंध लिखा होता मतलब ठंडे सागरों में, ठंडे सागरों में नहीं मिलते, उष्ण कटिबंध सागर में मिलते, सही। विश्व की 1/3 से ज्यादा अगर हम प्रवाल भित्तियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस राज्यों में है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रवाल है वह देखे जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का जो पालन पोषण है वह करते हैं। तो क्या यहाँ पर ज्यादा जो जंतु है वह इसकी तुलना में होते हैं? सो डेफिनेटली तीनों ही जो बातें हैं इसके बारे में सही लिखी हुई है। अच्छा, प्रवाल से, शैवाल से, ये सारे जो क्वेश्चन है आपने देखे होंगे पिछले सालों में, काफी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाला रेड सेंटर्स, है ना। अभी अगर क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा जाता तो फिर भी इसका कॉन्टेक्स्ट बनता है। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, है ना। तो यहाँ पर बच्चों रेड सेंटर्स जो उसमें दिखाया गया है ना, वो लाल चंदन है, रेड सेंटर्स, ठीक है। यह दक्षिण भारत में के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है और ये दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अति महत्वपूर्ण वृक्ष है। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। देखो रेड सेंटर्स की जब हम बात करेंगे तो ये प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। अगर हम पालकोंडा एंड शेषाचलम की बात करें, पालकोंडा एंड शेषाचलम, है ना,
यहाँ की जो पहाड़ियां हैं इसमें जो ये रेड सेंडर है, लाल चंदन है, ये पाया जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं बल्कि उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन का ये प्रकार है। शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन है। बेसिकली इसका जो यूज है ना वो बहुत ही ज्यादा एकदम जैसे बहुत रॉयल या फिर महंगी चीजें बनाने में किया जाता है, संगीत वाद्य यंत्र बनाने में किया जाता है, तो इसके लिए जो ये यूज है इसका किया जाता है। ठीक है, IUCN ने याद रखना इसको इंडेंजर्ड संकटग्रस्त में शामिल किया है। ठीक है, संकटग्रस्त सूची जो है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग सी काऊ। अब देखेंगे कि अचानक से देखो, जब कोई भी कारण रहा हो, चाहे तापमान का बढ़ना रहा हो, चाहे कोई जलधारा रही हो, ठीक है, वायुमंडल या जलमंडल, किसी भी तरह की कोई ऐसी क्रिया हुई हो, किसी जीवधारी पे प्रभाव पड़ा है, वहां से क्वेश्चन हम देखेंगे कि जब 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था उसी समय में द हिंदू और बाकी सभी न्यूज़पेपर्स में एक पिक जो है वह काफी वायरल हो रही थी, जिसमें कि ये जो सीकाओ ड्यूगोंग है ना, ये क्या था कि किन्हीं कारणों से ये समुद्र तटों पर आकर रह गई थी और ये इनकी काफी संख्या में जो डेथ है वह हो गई थी। ठीक है, तो ड्यूगोंग से क्वेश्चन पूछा। सीकाओ इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ ये शाकाहारी समुद्री जानवर है, समुद्र में जो भी घास और बाकी सारी चीजें हैं उसको ये खाकर रहता है। ये भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाई जाती हैं। कभी भी पढ़ना इस तरह का स्टेटमेंट को जो एक तरह से आपको ये बताते हैं कि ये पूरे में पाई जाती हैं, नहीं इतनी ज्यादा नहीं, तो हम देखेंगे कि पूरे समुद्र तट के साथ साथ ये जो ड्यूगोंग है वह नहीं पाई जाएगी। ये उष्णकटिबंधीय छिछले जलीय भागों में मिलती है। ज्यादातर हम देखेंगे कि मन्नार की खाड़ी है, पाक खाड़ी है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी है, ये पाक खाड़ी या फिर पाक जल संधि क्या है, जो श्रीलंका और भारत के बीच में एक चैनल है। ठीक है, तो यहां पर थर्ड है, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में विधिक संरक्षण जो है वह दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको सही बताना था, सही कौन सा होगा। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को हटा दें तो 1 एंड 3 जो है ये सही आंसर होगा। ठीक है, अनुसूची 1 में इसको वैधानिक सुरक्षा दी गई है। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अच्छा कच्छ की खाड़ी भी और अंडमान निकोबार के आसपास, कच्छ की खाड़ी एंड अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार में जो है ये पाई जाती है, ये ड्यूगोंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? खारे पानी का मगर, ओलिव रिडली कछुआ, गंगा डॉल्फिन या फिर घड़ियाल। देखो हर एक हम देखेंगे कि चाहे नेशनल पार्क हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, किसी पट जैसे कि हमने भितरकनिका कहा, गाहिर माथा कहा, तो इन सभी नेशनल पार्क में इन सभी जो संरक्षण क्षेत्र है इसमें किसी न किसी एक जीव के लिए मान लो कोई स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले चलो किसने भारत के अगर हम राष्ट्रीय जलीय प्राणी की बात करें तो याद रखना ये क्या है, गंगा डॉल्फिन है। 2009 में 2009 में इसे जलीय प्राणी घोषित किया गया था। डॉल्फिन के बारे में एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पूछा भी गया यूपीएससी ने कि क्या इसे दिखाई देता है, तो इसकी जो आंखें हैं वह लेंस रहित होती है। ठीक है, लेंस नहीं होता है इसकी आंखों में, तो ये प्रकाश ध्वनि लेंस सहित होती है, लेकिन फिर भी प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से जो ये अपनी गति है वह करती है। ठीक है, क्लियर, प्रकाश की दिशा में और तीव्रता का जो पता है वो सारी लगा सकती है। IUCN ने इसको इंडेंजर्ड संकटग्रस्त की जो सूची है इसमें रखा है। IUCN के स्टेटस जरूर याद रखना, संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड की सूची में IUCN के द्वारा जो गंगा डॉल्फिन है इसको रखा गया था। ठीक है, अब देखो अगर हम खारे पानी के मगरमच्छ की बात करें बच्चों, तो याद रखना कि ये जो है वह आपका भितरकनिका में है। भितरकनिका कहां पर है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भितरकनिका जो आपका उद्यान है इसमें खारे पानी के मगरमच्छ को संरक्षण दिया गया। घड़ियाल की बात करेंगे तो याद रखना ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल है। साथ ही अगर हम ओलिव रिडले टर्टल की बात करेंगे तो इसके लिए आपने गाहिर माथा सुना होगा। कहां पर है गाहिर माथा और भितरकनिका?
जाहिर बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके संरक्षण के जो प्रयास है वे किए गए। याद रखना ओलिव रिडले से 2 बार जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी डॉल्फिन। अब देखो फिर से क्वेश्चन ये 14 में पूछा गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में, और इसके पहले हमने देखा कि ये क्वेश्चन जो है 15 में पूछा, ठीक है। अब देखो यहां पर पूछ लिया कि गंगा नदी डॉल्फिन जो है शिकार और चोरी के अलावा और ऐसे क्या परिणाम है कि ये जो है इसकी समष्टि ह्रास हो रहा है, मतलब इनकी संख्या में कमी आ रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है नदियों और बांधों और बैराजों के निर्माण के कारण, नदियों में मगरमच्छ की वृद्धि के कारण, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में ये फंस जाती हैं, या नदियों के आसपास फसल खेतों में उर्वरक और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। आखिर ऐसे क्या कारण है जिनकी चोरी और शिकार के अलावा जिनकी संख्या में जो कमी है वह आ रही है, ठीक है। चलो हमें ये पता चलता है कि बांध और बैराज जब निर्माण किए जाते हैं तो इनकी जो जगह और बाकी सारी चीजें वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाती है, तो यहाँ पर ये एक कारण हो सकता है, ठीक है। तीसरा आप कहते हैं देखो सीधा इससे कोई संबंध नहीं है कि मगरमच्छ की संख्या में अगर वृद्धि हो गई तो यहाँ पर डॉल्फिन जो है वह कम हो गया, तो सीधा संबंध इसका नहीं है। थर्ड सही है कि संयोग से मान लीजिए मछली पकड़ने के लिए जो जाल है वह फेंका जा रहा है, लेकिन उसमें गंगा डॉल्फिन जो है ये फंस गई, ठीक है। तो थर्ड भी है और इसमें फोर्थ भी आएगा। कृषि रसायनों, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर जलीय पारिस्थितिकी जो है उसमें किसी भी तरह से हानिकारक कीटनाशक रसायन अगर जाएंगे तब डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से उसकी जो ये सभी में आ जाएगा। इस ऊपर कुछ भी लिखा हो, अगर ये लिखा है कि वो जो पानी है वो खराब हो रहा है, नदी के जल में या फिर महासागरों में अगर माइक्रोबिट्स पाए जा रहे हैं तब डेफिनेटली सभी चीजें प्रभावित होगी, है ना। तो इसके लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि नहीं मैंने पढ़ा नहीं, ये कहीं मैंने डायरेक्ट रूप से नहीं पढ़ा, तब भी बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आपको एकदम कॉमन सेंस से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, सेकंड को हटा दो। देखो अगर आप सेकंड को वैसे भी एलिमिनेट कर पाते ना तब भी आपका आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस में सहपुच्छी जो वानर है मैकॉक है लॉइन टिल्ट मकाओ, ठीक है, इसका प्राकृतिक आवास क्या है। इसका जो प्राकृतिक आवास है वह क्या है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्रा, क्या इसका प्राकृतिक निवास होगा। याद रखना बच्चों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में तो ये पाए जाएंगे, पर अगर हम आंध्रा की बात करें तो यहाँ ये नहीं पाए जाएंगे। ज्यादातर जो आपके एवरग्रीन जो सदाबहार वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वन होते हैं ना, अगर हम चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वनों की बात करें, मानसूनी वनों की बात करें तो इसमें इनका निवास होता है। ज्यादातर मानव से ये डरते हैं, तो जहां पर भी मानव आवास होगा उससे ये दूर रहते हैं, ठीक है। मानव आवास से ये जो लॉन्ग टेल मकाऊ है ये इससे दूर रहते हैं। साथ ही देखो IUCN ने इसे इंडेंजर्ड में पहले शामिल किया था, फिर बाद में हटा दिया। IUCN ने इसे इंडेंजर्ड में जो है वह शामिल किया गया था, बाद में इसको हटा दिया गया था। और अगर हम साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करें, कहां पर है साइलेंट वैली, शांत घाटी, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो ये मकाऊ है ये पाए जाते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में स्थानिक रूप से नहीं पाए जाएंगे, लेकिन केरल और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो इसमें ज्यादा संख्या में स्थानिक रूप से ये जो सेपुच्छी वानर है वह पाए जाते हैं। तो कभी भी इस तरह से पढ़ो किसी भी स्पीशीज किसी भी प्रजाति के बारे में, ये जरूर देख लो वह कहां पाए जाते हैं और उसकी एक दो इंपॉर्टेंट विशेषताएं। IUCN की जो लिस्ट है इसे भी आपको एक बार गो थ्रू करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने की अनुमति नहीं होती है। मतलब जो भी हम अगर फॉरेस्ट अगर हम वन प्रोडक्ट की बात करें उनको एकत्रित करने की जो अनुमति है वह नहीं है। कहां पर नहीं है, अगर देखो हम जैव मंडली आरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो डेफिनेटली यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम रामसर की बात करें, रामसर आर्द्र भूमियों की, यहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क जो है वे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं और यहां पर जो अनुमति है वह नहीं दी जाती है। आप देखेंगे कि नेशनल पार्क का जो एरिया है वह बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड और सुरक्षित होता है वहां के जीवों के लिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जो है वह प्रोटेक्टेड होगा और यहाँ पर जो अनुमति है सामान्यतः वह नहीं दी जाती है, ठीक है। चाहे हम पशु चराई हो, पशुओं को चराना हो,
वनों का काटना पूर्णतः प्रतिबंध है, ठीक है। वनों की कटाई, मानव बस्तियों का तो छोड़ ही दो, मानव बस्तियां, है ना। तो हालांकि अनुसंधान वगैरह वाले जो कार्य है वह किए जा सकते हैं, लेकिन इन सभी पर एकदम पूरी तरह से प्रतिबंध है, पूर्ण प्रतिबंध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, ठीक है। वैश्विक तापन क्या जैव विविधता के लिए संकट है? ये तो है भाई, देखो वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग जैव विविधता नहीं, मानव के लिए, सभी के लिए संकट है ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर हम ये देखें कि इसमें पहला कौन कौन सा है, चलो इससे एलिमिनेट नहीं हो रहा है ना। विदेशी जाति का संक्रमण, है ना, जैसे कि हम देखते हैं कुछ आक्रमणशील जो ऐसी प्रजाति आ जाती है, या वृक्षों की बात करें या वन्य जीवों की बात करें, कि अगर वो है तो दूसरा सरवाइव नहीं कर पाएगा। आवास का विखंडन हो जाना, उनका आवास खत्म हो जाना, ज्यादातर हम देखेंगे कि जो आवास के कम हो जाने से जो प्रजातियां हैं वह कम हो रही हैं, जैव विविधता कम हो रही है, तो डेफिनेटली ये तीनों कारण होंगे। लेकिन शाकाहार को प्रोत्साहन देना ये इससे सीधी तरह से संबंधित नहीं है, ठीक है। शाकाहार को प्रोत्साहन देना, इससे ऐसा कुछ नहीं है कि वहां की जो जैव विविधता है वह संकट में आ जाएगी। सो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो गिद्ध के बारे में भी कई बार जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है। पहले जो भारतीय गिद्ध है वह देहात, मतलब हम गांव की बात करें, आमतौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन अब जो वो है वे कभी कभार दिखाई देते हैं। तो इस स्थिति के लिए उत्तरदायी आखिर क्या है? इस स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है? देखो बच्चों, एक डाइक्लोफेनिक, है ना, डाइक्लोफेनिक एक जो कीट हम कहें कि जो पशुओं में रोग निवारण के लिए यूज होता है, डाइक्लोफेनिक, ठीक है। अब देखो ये जो आपने फूड चेन पढ़ी है ना, फूड चेन में हम देखते हैं कि जो बाज है वो सबसे, गिद्ध जो है वह सबसे आखिरी में आएगा, है ना, मरे हुए पशुओं को खाएगा। तो चाहे गाय या फिर हम बाकी जानवरों की बात करें जो मृत जानवर हैं, जो मृत जानवर है, अब इन मृत जानवर में जो ये जानवर है ना, इसमें यूज होता था ये दवाई किसके लिए? पशुओं के दर्द निवारक के लिए, दर्द निवारण के लिए यूज होता था। लेकिन इसके बाद देखो कि ये जो जानवर जो मर गया है ना, इसे किसने खा लिया? गिद्ध ने खा लिया। अब गिद्ध ने जब खाया, इसकी किडनी खराब हो गई, ये भी मर गया, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो समष्टि की बात करें, इनकी जो संख्या है उसमें कमी आई थी, और इसके पीछे कारण क्या है? डाइक्लोफेनिक। आप देखेंगे कि इसमें भारत सरकार के द्वारा कई बार जो प्रतिबंध है वह इस तरह की दवाओं पे लगाया गया है, ठीक है। तो 2006 के आसपास हम देखेंगे कि भारत सरकार ने इस पे जो प्रतिबंध है वह लगाया था। 1990 के दशक में देखेंगे तो बहुत ज्यादा संख्या में जो गिद्धों की संख्या है वह कम हो गई थी। तो यहाँ पर क्या है इसका आंसर? गौ पशु जो मालिक है उनके द्वारा रोगी पशुओं के उपचार के लिए एक औषधि के रूप में इसका यूज किया जाता था, डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता का प्रखर स्थल या हॉटस्पॉट कहा गया। देखो हॉटस्पॉट का जो एक ये जो वर्ड है ना, मतलब जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है, ये वर्ड दिया था नॉर्मन मेयर्स के द्वारा। नॉर्मन मेयर्स ने ये जो शब्द है हॉटस्पॉट, जो ये वर्ड है, ये नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया था। और बेसिकली जहां पर बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज्यादा रिच है, ऐसी जगहों को प्रखर स्थल या हॉटस्पॉट कहा गया। अब देखो, लेकिन अगर हम पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और श्रीलंका की बात करें, तो यहां पर जो हॉटस्पॉट बने, किन आधारों पर? देखो इनकी शर्तें हमेशा देखा करो, जैसे कि नेशनल पार्क है तो उसकी क्या शर्तें हैं, किन शर्तों के आधार पर, मतलब क्या उसकी एक हम कह सकते हैं कि सरकार ने क्या क्या निर्धारित किया गया है, तब हम उसको नेशनल पार्क कह सकते हैं, इस तरह से। तो देखो जैसे कि हम स्पीशीज रिचनेस की बात कर ले कि वहां पर जातीय बहुतायतता बहुत होनी चाहिए। जब बात ही हो रही है बायोडाइवर्सिटी एक तरह से इसके हॉटस्पॉट की, तो डेफिनेटली वहां पर स्पीशीज को जो संख्या है ज्यादा होनी चाहिए। इवन ये शर्त कही गई है इसमें कि अगर किसी को हॉटस्पॉट घोषित करना है तो उसमें 1500 से 1600 जो एक तरीके से प्रजातियां हैं वह होनी चाहिए, ठीक है। जो इतनी ये प्रजातियां हैं 1500 से 1600 ये होनी चाहिए। और दूसरी बात है, कुछ प्रजातियां ऐसी होनी चाहिए जो स्थानीय विशेष की हो, मतलब केवल और केवल उसी स्थान में वो प्रजातियां होती हो। तो क्या वानस्पतिक घनत्व है,
स्थानिकता, हाँ स्थानिकता इसका वो है कि यहाँ पर जो प्रजातियां हैं ज्यादा संख्या में किसकी हो, 1500 से ज्यादा स्थानिक प्रजातियां हो। और दूसरी शर्त इसमें ये रखी गई थी कि वनस्पति और प्राणी जात, ठीक है एक मिनट रुकी जाइए, छठा नहीं आएगा, इसमें आएगा आशंका बोध। देखो अब बच्चों इसमें हम देखेंगे कि जो ये आशंका बोध है इसका मतलब ये है, 1, 3 और 5 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर देखो कि जो प्राकृतिक वनस्पति, एक शर्त तो ये थी कि 1500 से ज्यादा ऐसी प्रजातियां जो कि स्थानिकता रखती हो, और दूसरी जो इसमें शर्त रखी गई थी वो ये था कि 30% से ज्यादा ये जो वनस्पतियां हैं, जो प्रजातियां हैं, 30% से ज्यादा इनके जो मौलिक आवास है वे नष्ट हो गए, मतलब इनको खतरा हो, ठीक है, जो इनके मौलिक आवास है और जो चीजें हैं वह नष्ट हो रही हो, मतलब इनको खतरा हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो पर्टिकुलर कोई हॉटस्पॉट है उसको घोषित किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है ना, इस फेनोमेनन के लिए क्या जिम्मेदार है? इस फेनोमेनन का, जैसे कि हम हिमालय की बात करते हैं तो क्या हिमालय एक बहुत ही ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है, वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है, ठीक है, वनस्पतियों की प्रजाति की बात करें बहुत ज्यादा है, पशु पक्षियों की प्रजाति की बात करें तो ज्यादा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या यहाँ ज्यादा वर्षा होती है? हिमालय में ज्यादातर वर्षा हिमपात के रूप में होती है, कट गया, ठीक है। विदेशज आक्रमण जातियां प्रवेश नहीं कर पाई, ऐसा नहीं है। मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है इसकी वजह से। ऐसे तो बहुत वीरान जगह है जहां मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है, तो क्या वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत फल फूल रही? तो मेन अगर हम बात करें कि आखिर हिमालय में ऐसा क्या है, तो विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का संगम है। हम देखेंगे कि यहाँ पर कई तरह के जलवायु प्रदेश मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं यह मिल जाती हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा जीवों की संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि यहाँ की विविधता बहुत ज्यादा है। यहाँ की मृदा की बात करें, ठीक है, तो इन सभी चीजों में काफी अंतर है, और इसी वजह से हिमालय जो है एक रिच बायोडाइवर्सिटी का कारण है, ठीक है। जैसे हम उष्ण कटिबंध वन है, उपोष्ण कटिबंध है, अल्पाइन वनस्पतियां हैं, तो हर तरह की जो वनस्पतियां हैं यहाँ पर पाई जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ वहां पर एक से ज्यादा हम कहें कि जैव भौगोलिक जो प्रदेश है उसका एक तरीके से संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन वॉशिंग वर्ड क्या है? हमें पता नहीं रहता, लेकिन ये शब्द हमारे आसपास ही होते हैं, ग्रीन वॉशिंग। अब इतना हम सोचते नहीं है, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट पर लिखा था, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे होंगे, है ना, और उस प्रोडक्ट पर लिखा था, कोई ऐसा साइन बना था और उस पर लिखा था कि ये पूरी तरीके से क्या है, इको फ्रेंडली है। ये क्या है? पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल है। अब ये जो पर्यावरण के अनुकूल है, अरे वो झूठ भी तो हो सकता है ना, यही तो ग्रीन वॉशिंग है, कि मिथ्या रूप से ये प्रभाव व्यक्त करना कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की जो प्रोडक्ट है वह कैसे इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है, तो ये जो वर्ड है ये ग्रीन वॉशिंग कहलाता है, ठीक है। ये जो वर्ड है ये ग्रीन वॉशिंग कहलाता है, कि कोई भी एक कंपनी जो एक तरह से झूठा मार्केटिंग कर रही है कि संगठन, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट हैं, जो उसकी पॉलिसीज है वह इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है। तो ये हुआ आपका ग्रीन वॉशिंग वर्ड। नेक्स्ट है आपका जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, देखो ज्यादातर हम देखेंगे कि टर्म्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लास्ट मैंने आपको बताया था, कल भी हमारी इस पर बात हुई थी, मैंने स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स बताए थे। कल थोड़ा सा आप सभी को पीपीटी में ब्राइटनेस का ज्यादा इशू था, इस वजह से कल की क्लास रोक दी थी, है ना। आज आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं, जैसे कि एक बार सुन लो, जैसे कि हमने कल मियावाकी मेथड की बात की थी, गुच्ची क्या है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ये जिसमें आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। पोलर कोड क्या है, ग्रीन वॉशिंग आपका हो गया। R2 कोड क्या है, एसिड रेन, ठीक है। न्यूयॉर्क घोषणा क्या है, कॉमन कार्बन मैट्रिक्स क्या है। इस तरीके से काफी सारे जो आप टॉपिक्स देखेंगे यूपीएससी पूछता है। तो जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन प्लान की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली क्या है, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन का एक डेटाबेस तैयार करना है, ताकि विभिन्न देश जो अपनी एक तरह से पॉलिसीज बना रहे हैं कि वह कैसे नीतियां बनाएंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो, जलवायु को अनुकूल बनाया जाए, जलवायु परिवर्तन को रोका जाए। तो क्लाइमेट के लिए जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उसका एक ट्रैकर है ना, उसकी मॉनिटरिंग करने का काम करेगा। उस एक जलवायु कार्रवाई जो ट्रैकर है वह कहा जाता है। 15 के आसपास इसकी जो संकल्पना है वह आई थी, ठीक है। और ये देखो लेटेस्ट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अब नेक्स्ट है 2022 का ही एक क्वेश्चन 2022 में,
लास्ट नहीं मतलब 2022 लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें पूछा कि अम्ल वर्षा, एसिड रेन पूछा था, एसिड रेन कैसे होगी। और याद रखना कि एसिड रेन से जो क्वेश्चन है ये 22 है ना, 2019 में भी इससे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन सेम था, यही पूछा था कि किन के मिलने से एसिड रेन जो है वह होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। सो 2 और 4 जो है इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एसिड रेन होगी। याद रखना बच्चों की ये जो एसिड रेन होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और जब नाइट्रोजन वातावरण में मिल जाती है उसके बाद से जो बारिश होती है उसमें उसकी बेसिकली जो प्रकृति जो नेचर है वह एसिडिक हो जाता है। तो जो संगमरमर की अगर हम इमारतों की बात करें, ठीक है, इन सभी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है एसिड रेन से। ठीक है, तो क्लोरीन फ्लोरीन गैसों की वृद्धि से भी होगा, वर्षा का जल बेसिकली अम्लीय हो जाता है इससे। ठीक है, यही हो गया आपका एसिड रेन। नेक्स्ट है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है। R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, देखो R2 इसमें 2 R है, एक तो है आपका रिस्पॉन्सिबल और दूसरा है आपका रिसाइकिल। ठीक है, तो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल जवाबदेह और पुनर्चक्रण, रिसाइकिल कर देना किसी भी प्रोडक्ट को। तो अगर यहाँ पे रिसाइकिल की बात की जा रही है तो रिसाइकिल किसका हो सकता है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बेसिकली एक ऐसा व्यवहार जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित हो, विश्वसनीय हो, वही क्या है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस है। तो देखो अगर हम देखें तो वर्तमान में एक बड़ी समस्या है इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा हम कहें कि किस तरीके से आखिर उसका यूज किया जाए, कैसे हम आगे उसका ठीक से यूज करें। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो पुनर्चक्रण है, ठीक है, इसमें पर्यावरण की दृष्टि से उसको अनुकूल बनाना, वही आपका R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल और रिसाइकलिंग ये R2 के 2 मेन। 2021 में क्वेश्चन आया वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में कौन से जो कथन है वह सही है। 5 स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है कि 14 में यूएन जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका अपनाया गया था, समर्थन किया गया था। वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा की, मतलब वनों का जो ह्रास हो रहा है हम उसको रोक ले, उसके लिए हमने एक टाइमलाइन बना ली। ठीक है, वैध रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है। अच्छा, इसमें ये जो बात लिखी थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत एक्सट्रीम है, बाध्यकारी घोषणा है कि नहीं, जो भी हमने तैयार किया है। देखो जब भी इस तरह के डिक्लेरेशन आएंगे आपको ये स्टेटमेंट उसमें हो सकता है, क्या ये बाइंडिंग है, क्या ये नहीं है, क्या ये बाध्यकारी है। तो याद रखना कि अगर हम बाध्यकारी शब्द का यूज करेंगे तो हर जगह आप देखेंगे कि 1 या 2 आपको ऐसे समझौते मिलेंगे जो कि बाध्यकारी अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बाध्यकारी कोई घोषणा ये नहीं है। अगर देखो आप इसमें 3 को अगर एलिमिनेट कर पाते हो, आपके 2 तो कच गए, अब बचा आपका ए एंड डी। आओ देखते हैं। तो 1 हमने देखा कि ये भी सही है, सेकंड भी सही है, तो जिसमें 1 और 2 भी है, और 4 है, 4 भी इसमें सही है कि बड़ी कंपनी देशीय समुदायों के द्वारा समर्थित है कि सभी आपस में मिलकर वनों के ह्रास को रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर इसमें है कि भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता में से एक था शुरुआत में, ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखो कार्बन का सामाजिक मूल्य, कार्बन का सामाजिक मूल्य जो पद है ये किससे संबंधित है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके अलावा आपने कार्बन टैक्स भी सुना होगा। तो जब भी इस तरह की चीजों को सुनो उसको प्लीज जल्दी से नोट कर लिया करो, क्योंकि टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि जब हम टर्म्स की बात करेंगे तो बेसिकली जब इकोनॉमी, एक तो है आपका इकोनॉमी, ठीक है, करंट और स्टैटिक दोनों टर्म्स, और दूसरा एनवायरमेंट, तो जो भी टर्म्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टर्म्स। ठीक है, तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन का सामाजिक मूल्य पद जो इसका किसका वर्णन करता है, ये वह आर्थिक मूल्य है जिसमें कि 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, मतलब अगर वातावरण में 1 टन ज्यादा जो CO2 है वह आ जाए तो उससे किस तरह की क्षति होगी, उसका एक आर्थिक मूल्य जो निकाला जाता है, उससे ही इसकी जो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन है वह कहा जाता है कि 1 टन अगर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होगा तो उससे किस तरह के, चाहे हम मानव स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम पर्यावरण की बात करें, है ना, चाहे हम और भी देखें कि आखिर
जैसे कि अब जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए आपके जो उपाय है वह ज्यादा होंगे, और जब आप उसके लिए उपाय करोगे तो डेफिनेटली आपका आर्थिक मूल्य आएगा, आर्थिक लागत आएगी नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों की जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अब एक एसी से काम नहीं चल रहा, अब दो लगा लो, कूलर से काम नहीं चल रहा, एसी का यूज कर लो। तो अब देखो यहां से किस तरीके से जो चीजें हैं वह बढ़ेगी, और उससे और भी ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो वातावरण में आएगी। तो ये जो एक सोशल कॉस्ट है यही यही होगी आपकी कार्बन का सामाजिक मूल्य, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। और कार्बन टैक्स क्या है कि कार्बन आधारित जो ईंधन है जैसे कि कोयला है, तेल है, इनके जलाने पर जो शुल्क लगाया जाता है वो आपका कार्बन टैक्स होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, कौन सा एक जो कथन है वह सही है? 2016 में क्वेश्चन पूछा था, तो बेसिकली इसमें जो नियम बनाए गए हैं उसमें अवशिष्ट भराव स्थल, अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और सारे जो मानदंड है वह अवेलेबल है कि किस तरीके से आप ठोस कचरे का जो प्रबंधन है वह कर सकते हैं। ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन जो है वो बहुत एक अभी वर्तमान में, जैसे मैंने लास्ट आपको बताई और क्वेश्चन था, एक बड़ी समस्या है। और अभी जिस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है वह बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने आपका जो फोन है 2 साल 3 साल चला, खराब हो गया, अब आप उस फोन का यूज आप भी नहीं करोगे, और कहां जाएगा वो फोन जो है वो कहां जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अब जो ई कचरा है वह भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जब भी मान लो कोई नई तकनीक आई, जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक बस आती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बस का कॉन्सेप्ट आता है दिल्ली में ताकि पॉल्यूशन को कम किया जाए, अब क्वेश्चन जो है वह वहां से आ सकता है। क्योंकि देखो जब ईंधन का परिवर्तन होगा, जैसे पेट्रोल, अगर हम बात करें डीजल, फिर पेट्रोल, और फिर सीएनजी गैस का यूज करना, सीएनजी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, बेसिकली इसमें मीथेन जो है उसको हम देखेंगे ज्यादा यूज किया जाता है उसको बनाने में। तो यहाँ पर सीएनजी और एचसीएनजी, हाइड्रोजन सीएनजी के इस्तेमाल के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एचसीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है। विलोपन मतलब खत्म हो जाना। अगर आप इसका यूज करोगे तो फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये निकलेगी ही नहीं। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है। देखो कम करती है, इस बात को तो माना जा सकता है, लेकिन एकदम आप ये कहें कि अब हम जो नई तकनीक लाए हैं उससे किसी भी तरीके का पोल्यूशन होगा ही नहीं या 0% होगा, तो इस तरह के स्टेटमेंट हमेशा गलत होंगे। इस तरह के स्टेटमेंट हमेशा गलत होंगे, ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इसमें गलत हो गया, ठीक है। अब बचता है, अब सेकंड हमने चूंकि लगा दिया है ऑलरेडी, क्योंकि सेकंड सही है, आंसर आपका 2 और 3। अब देखो बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। अब 4 इसलिए गलत है कि क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हम अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं तो वो हमेशा शुरुआत में काफी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है ना, उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। तो ये ईंधन को कम खर्चीला नहीं बनाता है, बल्कि जो कॉस्ट है इसकी वह बढ़ जाती है, ठीक है। जो इसकी कॉस्ट है वह क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी तल में अगर बहुत ज्यादा आपने रेत उत्खनन कर लिया, रेत उससे निकाल ली, तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये पूछा। नदी की लवणता में कम आ जाएगी, सैलिनिटी जो है उसमें कमी हो जाएगी, है ना। भौम जल का प्रदूषण हो जाएगा, या फिर भौम जल का स्तर जो है वह नीचे चला जाएगा। तो अगर बहुत ज्यादा बालू खनन कर लिया तो इससे देखो लवणता का कोई इससे सीधा संबंध नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा उसकी जो सैलिनिटी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके खारेपन को पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसका सीधा संबंध नहीं है, लेकिन हाँ पॉल्यूशन और भौम जल स्तर का नीचे चले जाना, ये दोनों जो कारण है, ये जो दोनों जो परिणाम है वह ज्यादा रेत खनन से डेफिनेटली होंगे। कार्बन फर्टिलाइजेशन, ज्यादातर आप देखोगे सीधा सीधा पूछा है, कार्बन फर्टिलाइजेशन, सोशल कॉस्ट कार्बन, सबको एक एक सेंटेंस में पूछ लिया कि ये जो है वह है क्या, है ना। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चन अगर पूछा तो जो भी डिक्लेरेशन है, जो भी घोषणा है उसके बारे में। वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बनी हुई पादप वृद्धि। कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम देखेंगे कि CO2 जो है वह ज्यादा बढ़ गई है ना, पौधे जो है वह CO2 ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं और ऐसे में उनकी जो वृद्धि है वह ज्यादा हो रही है। तो इस तरीके से कार्बन फर्टिलाइजेशन, कार्बन निषेचन का मतलब यही होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पौधे हैं वह ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो जरा, कभी कभी क्वेश्चन इतने बड़े आ जाते हैं, थोड़े से देखने में टफ लगते हैं, पर अगर आप कुछ भी कीवर्ड पकड़ पाते हैं तब वहां से आपका आंसर निकल आता है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द पूछा, 2018 का क्वेश्चन है,
छठा व्यापक विलोप या छठा विलोप हाल ही में जो शब्द है एक चर्चा में रहा, उस वक्त काफी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, क्यों आखिर ये चर्चा में था, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, देखो बच्चों एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया था कि ये जो छठा व्यापक विलोम होगा इसमें बहुत सारी जो जैव विविधता है और जो एक तरह से जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वह होने वाली हैं। तो यहाँ पर ये सारा काम इसलिए होगा क्योंकि जो मानव है वह प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करेगा, उसका अतिदोहन करेगा और उसके दुरुपयोग से जो प्राकृतिक आवास है वह नष्ट हो जाएंगे, परितंत्र का विनाश हो जाएगा, पोल्यूशन होगा और वैश्विक जलवायु परिवर्तन होगा। तो बेसिकली जो छठा विलोप है वो इन सभी चेतावनियों से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके संदर्भ में है, किस चीज का एक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन का मापना, वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन का मापना, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण का मापन के लिए। देखो यही इसका आंसर होगा। होता क्या है बेसिकली कि जब हम पानी की बात करेंगे, जल की बात करेंगे, तो अगर इसमें ज्यादा प्रदूषण आ गए, ज्यादा प्रदूषक तत्व आ गए, ठीक है, ज्यादा प्रदूषक अगर तत्व आ गए तो यहाँ पर याद रखना कि जो ऑक्सीजन है वह कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि जो ऑक्सीजन है याद रखना वह कम हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि ये प्रदूषक तत्व भी कहीं ना कहीं ग्रहण करेंगे और ऐसे में उसकी जो डिमांड है जलीय पारिस्थितिक तंत्र के ऑक्सीजन की वह बढ़ जाएगी। तो यही होगा जैव ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, कि जलीय पारिस्थितिकी जो है वह इससे नेगेटिवली प्रभावित होगी। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण का मापन के लिए जो जैव ऑक्सीजन मांग है इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2016 में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, यहां पर पूछा है कि इसमें कौन कौन सी जो गैसेज है वह शामिल की जाती हैं। याद रखना पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, साल भर की लिस्ट बना लेना जो भी बच्चे इस बार दे रहे हैं, मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, ये जारी किया जाता है। साथ ही देखो बच्चों इसमें 6 श्रेणियां होती है, यूकेआई जो है ना AQI, इसमें 6 श्रेणियां होती हैं। और ये कैसे होती है, जैसे सबसे फर्स्ट हम कहें कि ठीक है एयर क्वालिटी जो है वह कैसी है, गुड है, अच्छी है। ठीक है, इसके कुछ नंबर दिए जाते हैं कि अगर मान लो इतने से इतने के बीच में जो पोल्यूशन है ना, इसको ये अगर है तो कैसी गुड है, नहीं है, ये सारी चीजें। तो गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटर, गुड, सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक है। ठीक है, फिर 4 होगा खराब है, 5 होगा वेरी पुअर है, खराब, और भी ज्यादा खराब। और दिल्ली जानते हो किसमें रहता है, इसमें सीवियर, गंभीर, गंभीर रूप से जहां प्रदूषण की बात हो जाए तो वहां पे दिल्ली और एनसीआर की बात जो है वह शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से AQI जो है वह 6 श्रेणियों में जो रैंकिंग है वह देता है कि किस प्लेस की रैंकिंग जो है वह गुड है, यहाँ की सेटिस्फैक्ट्री है, यहाँ की पुअर है, वेरी पुअर है, और दिल्ली की जो है कैसी है, सीवियर होती है समटाइम्स। ठीक है, अब देखो इसमें 8 गैसेस को शामिल किया जाता है। उस 8 गैसेस में जो CO2 है इसका मेजरमेंट इसमें नहीं किया जाता है। तो अगर हम फर्स्ट हटा पाते हैं तो हमारे पास आ गया 2, 3 और 4। ठीक है, हम आंसर देखते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका यूज होगा, मीथेन का भी इसमें यूज नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा PM10 है, PM2.5 है, NO2, SO2, COO3, PB, ये सारे जो है इसमें शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। ठीक है, समुद्री कानून क्यों बनाए गए, ताकि जो हम कहे कि जो समुद्री तट और बाकी उसका जो एरिया है उसे हम ठीक तरीके से कोई भी देश यूज करे बिना किसी रोक टोक के, बाकी देश जो है उस पर, क्योंकि अब ये होता है ना कि जैसे समुद्र की हम बात करें कि जैसे भारतीय मछुआरा जाता, श्रीलंका ने पकड़ लिया, तो ये जो प्रॉब्लम से इसे कैसे रोका जाएगा, तो हमने कुछ लिमिट्स बना दी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये भारत की जो समुद्री रेखा यहाँ से शुरू हो गई
इसके हम देखेंगे कि आप 200 नॉटिकल मील तक या 200 समुद्री मील तक आप यहाँ पर संसाधनों का यूज बेरोक टोक कर सकते हो, 200 समुद्री मील तक। तो इस तरीके से ये जो नियम बनाए गए ताकि पूरे विश्व में इसको आसान किया जा सके, ठीक है। समुद्री साधनों के प्रयोग के जो नियम है वह बनाए गए यूएनसी अनक्लॉज कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो यहां पर आपको याद रखना है कि फर्स्ट कि किसी तटीय क्षेत्र जो उसका प्रादेशिक समुद्र होगा उसकी चौड़ाई आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होगी, ठीक है। और जो आपकी आधार रेखा होगी ये प्रादेशिक समुद्री रेखा होगी, तो यहां पर आप जहाजों का बिना रोक टोक के आने जाने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होगा, से अधिक नहीं होगा, है ना, या होगा या फिर नहीं होगा। सो समुद्रों की चौड़ाई यहां से मापी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो फिर से पढ़ देती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने हाँ ना दोनों बोल दिया। 200 समुद्री मील होगा, है ना, मतलब 200 से ज्यादा नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कौन सा जो यहाँ पर बॉडी है वह गठित किया गया था, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण या राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण। तो देखो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है केंद्रीय भूजल जो बोर्ड है ना, ये बेसिकली गठित किया गया था ताकि पानी का चाहे हम प्रबंधन निगरानी, है ना, जैसे कि केंद्रीय भूजल रिपोर्ट एक बार जो अपनी बोर्ड है ये रिपोर्ट लेकर आए जिसमें कहा कि दिल्ली और बाकी इस तरह के जो बहुत ज्यादा जहां पर उद्योग हो रहे हैं, औद्योगिक प्रदेश है, इंडस्ट्री वहां पर ज्यादा है, तो वहां के पानी की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो रही है और पानी का स्तर जो है बहुत नीचे चला गया है। जैसे कि हम अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में तो वाटर स्ट्रेस है ही, तो केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है बेसिकली मैनेजमेंट, प्रबंधन, निगरानी इन सभी के लिए काम करेगा और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको गठित किया गया था। अब नेक्स्ट 18 में क्वेश्चन पूछा था मोमेंटम फॉर चेंज, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये जो पहल है वह किसके द्वारा शुरू की गई थी। याद रखना कि 2015 में जो यूएनएफसीसी का जो सचिवालय है इसके द्वारा मोमेंटम फॉर चेंज जो पहल है वह शुरू की गई थी, है ना। और इसमें ये क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को फोकस किया गया था, जलवायु तटस्थता को, और इसका मतलब ये था कि जो वास्तविक प्रयास आपने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किए हैं उसको मापा जाएगा। तो ये था मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल। कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है। गाडगिल समिति कहती है कि जो आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है, जो आपका पश्चिमी घाट है, जो आपका पश्चिमी घाट है, इस पूरे पश्चिमी घाट को एक तरीके से संवेदनशील जो एरिया है, पूरी तरह से संवेदनशील एरिया घोषित कर दिया जाए। ये जो 1500 किलोमीटर की लगभग श्रृंखला है, ठीक है, ये जो 1500 किलोमीटर की श्रृंखला है इसको क्या किया जाए, पूरी तरह से एक संवेदनशील क्षेत्र, इको सेंसिटिव जो जोन है, संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है, घोषित कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा जो विरोध है केरल और बाकी जगह पर हुआ पश्चिमी घाट पर इस तरह की रिपोर्ट को, तो हम देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है बहुत ज्यादा अंतर में नहीं आएगा। गाडगिल रिपोर्ट की बात करें 2011 की बात है, कस्तूरी रंगन जो है वो 2013 की बात है। बाद में सरकार के द्वारा कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ये 2011, ठीक है, ये 2013। तो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने फिर कुछ जो चीजें हैं उस मतलब नियम जो है वह थोड़े से ढीले कर दिए कि ठीक है आप यहाँ पर जो विकास है वह कर सकते हैं, और यहाँ पर ज्यादा जो प्रोजेक्ट हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि किसी एरिया को नेगेटिवली रूप से इफेक्ट करे वो यहाँ पर नहीं लागू किए जाएंगे, उसको नहीं, जैसे कि हम वाटर प्रोजेक्ट की बात करें, है ना। तो यहाँ पर गाडगिल समिति कहती है कि यहाँ पर कोई इस तरह से हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट आप कुछ नहीं लगा सकते, कोई औद्योगिक इकाई नहीं लगा सकते, आप कुछ विकास नहीं कर सकते, ऐसे ही पड़ा रहने दो, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर संवेदनशील जो एरिया इसको छेड़छाड़ की तो नेगेटिव रूप से पर्यावरण प्रभावित होगा। तो ये दोनों जो समितियां हैं ये संबंधित थी पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। यूएन हैबिटेट, बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में
संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यूएन हैबिटेट की भूमिका कौन से सत्य है? ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है कि यूएन महासभा के द्वारा यूएन पर्यावास को आज्ञापित किया गया है ना, और ये सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से ऐसे कस्बों और शहर को बढ़ाएगा जो सभी को पर्याप्त आश्रय देते हो। जैसे कि हम देखते हैं कि शरणार्थियों को लेकर भी इस तरह के यूएन जो कन्वेंशन से वे बनी हुई हैं, हम देखते हैं कि क्या नगर का अधिकार, क्या शहर का अधिकार है ना, क्या शहर का अधिकार सभी को है? इसके साझेदार सिर्फ सरकार और स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं। अगर मान लो इस तरह से आ जाते हैं कि अरे भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संधि हो रही है और उसमें लिख दिया कि केवल इसके जो साझेदार है वह केवल यही हैं, तो ये वर्ड तो गलत हो गया। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सरकारें है ना, चाहे एनजीओज हो, सभी जो है इसके साझेदार होंगे। थर्ड है यूएन पर्यावास सुरक्षित पेयजल, आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाना, गरीबी को कम करना, इसके उद्देश्य में योगदान देगा। सो ये बात सही है। आंसर होगा इसका 1 और 3। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? यूएन हैबिटेट का 1 और 3। और नेक्स्ट है आपका एम स्टेप्स। ठीक है, 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एम स्टेप्स का। एम स्टेप्स जो शब्द है वह कभी कभी चर्चा में देखा जाता है, ये किससे संबंधित है? तो याद रखना कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर, एम स्टेप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर है ना, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये जो शब्द है बेसिकली ये बाघ अभ्यारण्य जो है इसके रख रखाव से संबंधित था, है ना। एनटीसीए जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके द्वारा जो एम स्टेप्स है उसको जारी किया गया, इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो बाघों से ये संबंधित होगा, बाघ अभ्यारण्य जो है उसके प्रोटेक्शन को लेकर ये संबंधित होगा। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि अगर कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल कर दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा? अनुसूची 1 में अगर शामिल कर दिया, इसका मतलब ये होगा कि अनुसूची 1 में जो भी जानवर शामिल किए जाते हैं, जो भी पशु शामिल किए जाते हैं, उनके शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है और जो सख्त सजा है वह इसमें मिलती है। ठीक है, अगर उनका शिकार किया जाए, और इसमें बाघ भी शामिल है। ठीक है, तो इसके संरक्षण का स्तर वही है जो कि जैसे कि बाघ को। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे कि बाघ को 1 में शामिल किया गया, कछुए को भी शामिल कर दिया गया, इसका मतलब तो यही हुआ कि जो बाघ को संरक्षण प्रदान है वही कछुए को हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और अब है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखना बच्चों, पहले इनको मिलियन डेवलपमेंट गोल कहा जाता था, बाद में इन्हीं गोल को एसडीजी कहा गया। और एसडीजी गोल में 17 ऐसे जो लक्ष्य है, जो गोल है वह निर्धारित किए गए, जिन्हें हमें 15 से 30 तक की अवधि में प्राप्त करना है। इसमें 17 लक्ष्य रखे गए, जैसे कि एसडीजी 1 है ना। एसडीजी 1 में रखा गया नो पॉवर्टी। एसडीजी 1 किससे संबंधित था? गरीबी से संबंधित, जो बार बार आप सुनते हैं ना, एसडीजी 1, एसडीजी 2 है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये यही है। सेकंड, जैसे कि जीरो हंगर, भुखमरी, पहला गरीबी, दूसरा भुखमरी को समाप्त करना। ठीक है, तीसरा है गुड हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर है। चौथा एजुकेशन को लेकर है, जेंडर इक्वालिटी को लेकर है। कहीं पर भी आपको लिंग समानता को लेकर लिखना है तब आप एसडीजी 5 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता 5वां है। 6वां है आपका स्वच्छ पानी, क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी। ठीक है, ये 6 है आपका। 7 में हम देखेंगे कि क्लीन एनर्जी की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात 8 में की जा रही है। इंफ्रा की बात 9 में की जा रही है। इनइक्वालिटी को कम करना, समानता को कम करना एसडीजी 10 है। ठीक है, तो ये सारी चीज 17 लक्ष्य हैं, और अंतिम लक्ष्य इसमें है कि सभी जो है वह आपस में क्या करेंगे? पार्टनरशिप करेंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा ये जो लक्ष्य है वह बनाए गए थे, जो कितने? 17 है। ठीक है, अच्छा क्लाइमेट एक्शन का जरूर याद रख लेना, 13 है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आते हैं, अभी चूंकि क्लाइमेट को लेकर ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये तो आपको याद ही रखना है। कभी मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो तब भी इसको लिख दो कि एसडीजी जो 13 है वो क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। ठीक है, चलो आप देखते हैं धारणीय विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल। अच्छा, सस्टेनेबल इसका मतलब ये होता है कि आज जो विकास है वो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। मतलब अभी हम ऐसा विकास ना करें जो फ्यूचर जनरेशन के हितों के साथ समझौता कर ले, है ना। तो धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? धारणीय, धारण करना, है ना, वो वाला वर्ड यहाँ पे याद रखना। ये मतलब, ये इसका मतलब है, मतलब आगे आने वाले समय में भी हम उसी विकास को धारण किए रहे, ये होगा आपका धारणीय लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 1972 में ये जो विचार है वह रखा गया था नहीं, 16-15 की बात है। धारणीय विकास लक्ष्य 30
तक प्राप्त किए जाने, ये बात सही है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो पहले जो आपके मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल थे उसको एसडीजी में कन्वर्ट किया गया था, 2015 में हमने इसको अपनाया था। ठीक है, 2015 में हमने इसको अपनाया था और 2030 तक की अवधि के लिए हमने 17 लक्ष्य बनाए हैं कि सभी देश इसको पाने का जो प्रयास है वह करेंगे। तो देखो, हमने एसडीजी की बात की, हमने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कछुए को अगर रख दिया जाए अनुसूची की एक में, तो अनुसूची की बात की, स्ट्रिप्स की चर्चा की, यूएन हैबिटाट, गार्डगिल कस्तूरी रंगन, मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत गठित संस्था, समुद्री कानून, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैव ऑक्सीजन मांग, छठा विलोप, कार्बन निषेचन या फर्टिलाइजेशन, नदी तल में बालू खनन, हाइड्रोजन, है ना, सीएनजी एंड हाइड्रोजन सीएनजी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम। अच्छा देख लेना, अभी अगर 22-23 में इस तरह की जो भी नियम या नीति आई हुई ना, जैसे अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2022 में कुछ संशोधन हुए। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुए 2022 में, जिसमें अनुसूचियों की संख्या को कम करके 4 कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें आपको याद रखना है। देखो, फोकस करो, यही से समझ आएगा आपको कि आप कम से कम उस सही दिशा में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जहां से क्वेश्चंस आप निकाल पाओगे, है ना। तो जो भी इस तरह के आपको अभी अगर नियम दिखे हैं पिछले 2-3 साल में जो इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर देख लेना। तो 16 में आए थे, क्वेश्चन 18 में पूछ लिया। ठीक है, सोशल कॉस्ट क्या है कार्बन की, वनों पर न्यूयॉर्क जो डिक्लेरेशन है वह क्या है, R2 व्यवहार संहिता क्या है। इवन कम से कम इतना तो जान ही लो कि ये एक वर्ड है और ये जो वर्ड है वो आखिर है क्या। ठीक है, ये जो वर्ड है वह क्या है और किससे संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल मान लो IUCN से संबंधित है, वर्ल्ड लेवल पर किसी और संस्था से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है, क्लियर। गेन वॉशिंग जो वर्ड है हमने इसकी बात की। गेन वॉशिंग मतलब इकोलॉजिकल, एक तरह से झूठ बोल देना। हिमालय का जो बायोडाइवर्सिटी उसका फेनोमेनन ऐसा क्यों है। जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट है वो क्या है। ठीक है, डाइक्लोफेनिक गिद्धों के एक तरह से कम संख्या का कारण है। जैव विविधता के लिए संकट क्या क्या है। जैव भार एकत्रित करने की अनुमति कहां पर नहीं है। और मैकॉक की हमने बात की। नदी गंगा डॉल्फिन की बात की। गंगा डॉल्फिन 14 और 15 दोनों में क्वेश्चन आया, एक में शिकार और एक में उसका राष्ट्रीय जलीय जीव होने का क्वेश्चन पूछ लिया। ड्यूगोंग हमने बात की, रेड सेंडर से क्वेश्चन, प्रवाल भित्ति से क्वेश्चन, है ना, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इस तरीके से हमने ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वह काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एनवायरनमेंट को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर ये सारे सेशंस नहीं देखे, थोड़ा सा स्पीड करके देख लेना सारे सेशंस को, है ना। इसलिए ये वीडियो मैं आप सभी को रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप बाकी के जो वीडियोस हैं उन्हें भी साथ में देख लें। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट सारे जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस किया है। एक मतलब आपको कुछ इंसाइट्स मिलेंगे, आपको ये पता चलेगा कि अच्छा मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है ना। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है बच्चों की आप बहुत स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क वही होता है कि आपको पता है कि इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी, उसी तरह से आप पढ़ लीजिए। चलिए, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम पॉलिटी के जो PYQs है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।